92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी डियर चांद, बिना किसी एड ब्रेक के। 2 साल में लाल रंग कितना पक्का हो गया है। अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए खुद को आईने में ढूंढ रही थी रिद्धिमा। वैभव आज सुबह ऑफिस के लिए जल्दी निकल गया था और रात को देर से लौटूंगा, बस इतना ही कहा था उसने। फरवरी की सुबह, सर्दियों का भी मानो दिल लग गया था, जाते जाते भी लौट आती थी। रिद्धिमा को भी आलस आ रहा था, पर आंखों से नींद जा चुकी थी। उसने उठकर गीजर ऑन किया, नहा के बाहर आई तो 8:05 की मुंबई धनबाद स्पेशल ने किचन की खिड़की से झांकते हुए सीटी बजाकर उसको टाइम बताया और निकल गई। कू झिक झिक की धुन पर आज पता नहीं क्यों रिद्धिमा की कुछ यादें भी उस ट्रेन के किसी डब्बे में बैठ के धनबाद की ओर चल पड़ी। धनबाद सोचकर ही रिद्धिमा का मन अच्छा हो जाता था। स्टेशन के बाहर वो रिक्शा स्टैंड, वो लिट्टी चोखा की गुमटी, वो चाट वाली रेडी, कॉलेज से लौटते हुए दोस्तों के साथ जहां अक्सर गोलगप्पे खाने जाया करती थी। प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ओवरब्रिज है, वहां से ऊंची लाल दीवारों से घिरा लंबा चौड़ा रेलवे ग्राउंड दिखता है। रिद्धिमा सोच रही थी, आज भी हर रोज की तरह पापा उस ग्राउंड के 5 चक्कर लगा के घर लौट रहे होंगे। रास्ते में पुराने फाटक पे रुक रुक के पाव भर मूली बैंगन के लिए मोलभाव किया होगा, फिर घर पहुंच के सब्जी वाली थैली डाइनिंग टेबल पर टिकाते हुए अखबार उठा लिया होगा। थोड़ी देर बाद पौधों को पानी डालते हुए बालकनी से ही पुकारा होगा, अरे रिद्धि की माँ, चाय आज मिलेगी या कल आऊं? अंदर माँ आंचल की खूंट से पसीना पोंछते हुए खींच के कहती होगी, बहुत जल्दी में हो, मनमोहन सिंह जी वेट कर रहे हैं क्या? फिर चूड़ियों की खन खन और कप प्लेट की थर थर के साथ माँ ने चाय की ट्रे मेज पे पटकते हुए कहा होगा, लीजिए, और आज याद से बिजली का बिल दे आइएगा, कल लास्ट डेट है। पापा ने मुस्कुरा के धीरे से कहा होगा, जो हुक्म। अवन की घंटी ने रिद्धिमा को उस ट्रेन के डब्बे से निकालकर सीधा अंधेरी मुंबई में उनके फ्लैट के इस 5x6 के किचन में फेंक दिया। उसने अवन का दरवाजा खोलकर ट्रे बाहर निकाला। ताजे गर्मागर्म केक की खुशबू से पूरा किचन महक उठा। आज बहुत अरसे के बाद उसने पूरे मन से वैभव के लिए कुछ पकाया था। शुरू शुरू में जब भी रिद्धिमा नया कुछ ट्राई करती, अफगानी चिकन, रोस्टेड बैगन, कुछ भी, तो वैभव कहता, तुमको तो किसी 5 स्टार होटल में शेफ होना चाहिए। पर धीरे धीरे स्वाद फीका होता चला गया। जिंदगी की रफ्तार पेपर वेट बनकर उनकी छोटी छोटी खुशियों को फड़फड़ाने से रोकने लगी। कुछ दिनों तक दोनों के बीच रूठना मनाना, माफी बहाना, बहस लड़ाइयां सब चली। फिर एक समझौता, खामोशी का अपना लिया गया। अब तो दोनों घड़ी की 2 सुइयों की तरह अपने अपने दायरे में ही रहते। जब कभी मिलते तो मशीनी औपचारिकता से, कभी एक पल, कभी 1 घंटे के लिए, फिर अलग अलग, अनजान, अजनबी। वैभव फुर्सत बेचकर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता रहा और रिद्धिमा ने खुद को टीवी, मैगजीन और घर की 4 दीवारी में समेट लिया। हफ्तों महीनों की तन्हाई ने जैसे उसकी आवाज ही छीन ली थी। वो घंटों बालकनी से एकटक आसमान को देखती रहती, कभी कभी थोड़ा घबराकर, थोड़ी झुंझलाहट से, मानो कुछ खो गया हो उसका, जैसे कोई नन्ही सी पुरानी याद आसमान की अलमारी में रखकर भूल गई हो। एक चांद से आस थी, शायद कुछ याद वापस दिला दे, शायद कुछ गम बांट ले। एक दिन कुछ सफेद पन्ने और एक छटाक स्याही के सहारे रिद्धिमा ने उस खोई हुई याद, उस एक टुकड़े चांद को ढूंढ लिया। इस लंबी काली चादर के एक कोने में अपनी मटमैली दुनिया बसा ली थी उसने। वो चांद को चिट्ठी लिखने लगी थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। डियर चांद, नाराज हो क्या? कल रात भर तुम्हारा इंतजार किया, आए क्यों नहीं? दुश्मनी तुम्हारी सावन से है, पर भुगतना मुझको पड़ता है। तुम नहीं थे ना, तो कल उस गुस्सैल अड़ियल काले बादल ने भी मुझको खूब डराया। कभी गरज के दांत पीसते हुए डांट देता, तो कभी बरस के मुझको चुप करा देता। फिर भी मैंने खिड़की खुली रख छोड़ी थी, इस उम्मीद में कि कम से कम एक बार कुछ पल के लिए सही
तुम जरूर आओगे। सोचा था तुम आओगे तो साथ बैठकर गर्मा गर्म कॉफी पीऊंगी, कुछ इधर उधर की बातें करूंगी। एक तुम ही तो हो जिससे मैं बोलती हूं बिना डरे, बिना सोचे। आजकल मेरी क्या हालत है तुमको पता है ना, सब जान के भी अनजान बनते हो। सुनो, कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। उस रोज मैंने वैभव से कहा सोच रही हूं कहीं जॉब कर लूं। शादी से पहले भी स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो आजकल दिन भर घर पे बैठ के बोर हो जाती हूं। तो वो कहता है शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, ये ओवर टाइम, बिजनेस ट्रिप्स इसलिए कि तुमको किसी चीज की कमी ना हो। आज के बाद हम इस पे कोई डिस्कशन ना करें तो बेटर है, ठीक? क्या ठीक? ना मेरी सुनता है ना खुद बोलता है, और जब बोलता है तो इतना कड़वा कि करेला भी शर्मा जाए। ये एलईडी टीवी या प्लैटिनम रिंग दिलाने की जगह काश एक रात देर तक जागकर वो मुझसे फजूल की बातें करता, कुछ मेरी सुनता। काश एक ऐसी रात वो मुझको दिला पाता। कभी हल्की हरारत हो, बिस्तर से उठने का मेरा मन ना हो, तो वो मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाता, सर पे हाथ फेर के कहता मना किया था ना गीले बाल में सोने को। खैर, आज मैं उसको बताने वाली हूं। अजीब सा एक्साइटमेंट है, थोड़ा डर भी लग रहा है, पर मुझे यकीन है सुनते ही वो बिल्कुल पिघल जाएगा। लगता है अब सब कुछ सही होगा, पहले की तरह, है ना? पता है कल रात को सोने से पहले कहता है मैं ऑफिस की वजह से तुमको टाइम नहीं दे पाता ना, कभी कभी फालतू में गुस्सा भी कर बैठता हूं। रिद्धि प्लीज थोड़ा समझना, अभी देखो ना परसों फिर 3 महीने के लिए जर्मनी। अच्छा, मेरे जाने के पहले क्यों ना हम कहीं बाहर चलें डिनर के लिए? बस मेरा पूरा गुस्सा फुर्र हो गया। मैंने कहा बाहर नहीं, घर पे ही, सिर्फ मैं और तुम, पहले की तरह। इसीलिए तो सुबह से लगी हूं, उसका फेवरेट चॉकलेट केक भी बनाया है। अरे तुमसे गप्पे लड़ाने में मेरी कटहल गल जानी है, चलो मैं भी जाती हूँ, रात को मिलते हैं। अपने चांद को सबकी नजरों से दूर कपड़ों वाली अलमारी में छुपाकर वो किचन की ओर भागी। केक का एक पीस मुंह में रखते वैभव ने कहा कितने दिनों के बाद हम ऐसे साथ बैठ के बातें करते हुए खाना खा रहे हैं, क्या हो गया हमको रिद्धि? पर डोंट वरी, कुछ दिन और फिर सब कुछ थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। फिर थोड़ा रुक के उसने पूछा कुछ बताने वाली थी तुम? हाँ, एक्चुअली पिछले महीने रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर सिन्हा के पास गई थी, तो उन्होंने प्रेगनेंसी के। पागल हो क्या? उसकी बात काटते हुए वैभव यकबैक बोल पड़ा। अभी गलती से भी ये सब ख्याल दिल में मत लाना। क्या? अरे इन डॉक्टरों को मैं अच्छे से जानता हूं, क्या क्या पट्टी पढ़ाते हैं। हम सोच समझ के डिसीजन लेंगे, अभी बहुत टाइम है। चुपचाप सुन रही थी रिद्धिमा, यकीन करना मुश्किल हो रहा था उसके लिए। पर्दा धुंधला होता चला गया, बाकी बातें तन्हाई के शोर में दब गईं। उस रात रिद्धिमा ने चांद को एक और चिट्ठी लिखी। उसने मेरी बात सुनी ही नहीं, शायद फिर कभी कह ना पाऊं, शायद वो फिर कभी जान ना पाए कि मैं मां बनने वाली हूं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में खड़ी रिद्धिमा एक बेनाम हवाई जहाज को आसमान के खालीपन में गुम होते देख रही थी। वैभव की फ्लाइट आधे घंटे पहले बर्लिन के लिए रवाना हो चुकी थी। रिद्धिमा को वो रात याद आ रही थी, चॉकलेट केक वाली रात, जिस रात से कितना आस लगाए बैठी थी वो रात बीतते बीतते अपने साथ बहुत कुछ ले गई थी। उस रात रिद्धिमा काफी देर तक बारामदे में अकेली बैठी थी। गुस्सा, अफसोस, डर, नफरत बारी बारी से उसको रुला चुके थे। वैभव अंदर बेड साइड लैंप जला के लेटे लेटे कुछ पढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने खुली किताब ही सराहने रख के बत्ती बुझा दी। तभी दूर अंधेरे में से रिद्धिमा की आवाज आई, तुमने तो पूरी बात सुने बिना ही रिएक्ट कर दिया। क्या? कौन सी बात? वैभव थोड़ा चौंका। डॉक्टर सिन्हा ने जो कहा। अच्छा वो? अरे सुनने को कुछ है ही नहीं रिद्धिमा, अभी टाइम थोड़ी है इन सब चीजों के लिए। अभी कंपनी जर्मनी भेज रही है, सब कुछ ठीक चला तो अगले साल तक यूएस में पोस्टिंग भी मिल सकती है। आई हैव अ ब्राइट करियर अहेड ऑफ मी, बात को समझो। देखो ये बच्चे करने के लिए ना पूरी जिंदगी पड़ी है, ठीक है? सुबह जल्दी उठना है, गुड नाइट। वैभव करवट बदल कर सो गया, रिद्धिमा जागती रही। उस रात से पहले भी पिछले 1 महीने में कई बार रिद्धिमा ने वैभव को यह बात बताने की कोशिश की थी,
पर हर बार बड़े जतन से जोड़े गए वो लफ्ज जताने और समझने के बीच की बारीक दहलीज पे ठोकर खा के सहम जाते थे। इतनी बड़ी बात यूं ही थोड़ी कही जा सकती थी। कुछ 2 हफ्ते पहले की बात है, रिद्धिमा ने वैभव को फोन किया था। हेलो, कहाँ हो? ऑफिस में। और कहाँ? क्यों? अरे आज तो तुम जल्दी आने वाले थे ना, मैंने कहा था ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं यार, आज नहीं हो पाएगा, मुझे आते आते 11:30 बज जाएंगे। मैं यहीं डिनर कर लूंगा, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। कल भी शायद तुम बिजी हो, तो आज ही बात कर लेते हैं। जरूरी है, मैं इंतजार करूंगी। देखो, बच्चों जैसी ये बेतुकी जिद मत किया करो। एक तो यहाँ ऑफिस में इतना काम है, ऊपर से तुम्हारा नया नाटक। कौन सी ऐसी जरूरी बात है जो संडे तक नहीं रुक सकती? अड़ जाती हो बस एक बात को लेके। वेट करना करो, सोना है सो जाओ, रख रहा हूं। रिसीवर कान से लगाए रिद्धिमा कुछ देर तक वहीं खड़ी रही थी। संडे को जब सुबह नाश्ते की टेबल पे दोनों मिले तो तनाव की हल्की सी परत बदबूदार मोजे की तरह घर के एक कोने में अभी भी पड़ी थी। रिद्धिमा ने कप में चाय डालते हुए पूछा, काम कैसा चल रहा है? ठीक है, प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। अगले हफ्ते शायद 3 महीने के लिए जर्मनी जाना पड़े। अगले हफ्ते? वो भी 3 महीने के लिए? और तुमने इस बात का जिक्र तक नहीं किया? अरे अभी कल ही टिकट कंफर्म हुए हैं। वैसे भी पिछले 1 आध हफ्ते में बात ही कितनी हुई हमारे बीच। बात करने की फुर्सत है तुमको? पिछले थर्सडे को तुमसे कहा था कि कुछ जरूरी बात करनी है। 10 दिनों में 5 मिनट टाइम नहीं निकाल पाए तुम। एक बार पूछा भी कि क्या बात है? इसका इतना ड्रामा मत बनाओ यार, बताओ क्या बात है। क्या फायदा वैभव, आजकल मुझे तुम्हारी जिंदगी के बारे में उतना ही पता होता है जितना कि काम वाली मौसी को। क्या फर्क पड़ता है? किसको फर्क पड़ता है? ओह, अब समझा। ये नौकरी का बुखार अब तक उतरा नहीं तुम्हारे सर से, इसलिए इतना गुस्सा। जरूरी बात? अच्छा, अगली बार तुमको भी साथ लेके चलूंगा जर्मनी, ठीक है? इस बात का क्या जवाब देती रिद्धिमा? डाइनिंग टेबल पर बिखरी प्लेटें और कप में ऊँघती ठंडी चाय रिद्धिमा और वैभव के रिश्ते की कहानी कह रहे थे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कई महीने बीत गए। 1 हफ्ता हो गया था वैभव को जर्मनी से लौटे। ऊपर ऊपर सब कुछ वैसा ही था, पर इस बीच रोशनदान के रास्ते अंदर आई मुट्ठी भर कालिख ने सीलिंग के एक हिस्से में अपना घर बना लिया था। रिद्धिमा के बर्ताव में कुछ बदलाव था। कोई बड़ी तब्दीली नहीं थी, छोटी छोटी चीजें जो इंसान को खटकती हैं, परेशान करती हैं, वैसी। जैसे दूध का फट जाना, जैसे खाने में नमक तेज हो जाना, या दांतों के बीच में कोई रोआ फंस जाना। वैभव को भी कुछ चीजें खटक रही थी, पर वो रिद्धिमा से पूछे भी तो क्या? न कोई ख्वाहिश, न कोई शिकायत, न किसी सवाल का जवाब, न किसी गलती की सफाई। वैभव को उससे कुछ पूछने, कुछ कहने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उसके पास न लड़ने का बहाना था, न रूठने की वजह। रिद्धिमा की बेपरवाही से वो अंदर ही अंदर खींचने लगा था। पर रिद्धिमा तो अब अपनी एक अलग ही दुनिया में रहने लगी थी, जहां खुशियां धूप नहीं उगाती, जहां गम बारिश नहीं लाते। एक ऐसा कमरा जहां खिड़कियां खुली तो हैं, पर जैसे किसी ने अनजाने ही सारे पर्दे खींच दिया हूं। फिर कुछ दिनों में वैभव का ध्यान भी इन बातों से हटने लगा और जिंदगी वापस उसी पुरानी पटरी पे लौट आई। जैसे कोई मजदूर हफ्ते भर की बीमारी के बाद गिरते लड़खड़ाते काम पे लौटा हो। उस शनिवार को वैभव घर पे ही था। सुबह से ड्राइंग रूम के सोफे पे जमा चिप्स और चाय के सहारे वो कुछ फाइल्स निपटाने में लगा था। रिद्धिमा मंदिर गई हुई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बेमन से वैभव सोफे से उठा और मन ही मन रिद्धिमा को कोसते हुए जाके दरवाजा खोला। उसका इंश्योरेंस एजेंट गोविंद खड़ा बत्ती सी फाड़ रहा था। और सर कैसे हैं? आपने तो हमें पराया कर दिया, बाय गॉड। कैसी बातें करते हो यार, अंदर आओ, सब बढ़िया? न चाहते हुए भी वैभव को कहना पड़ा। माता रानी की कृपा है बस। भाभी जी नहीं दिख रही? हाँ, वो मंदिर गई हैं, आती होगी। तुम बताओ आज इधर कैसे? अरे जीवन ज्योति की किस्त का आज आखिरी डेट है ना, मैंने बताया था आपको। आप ही ने तो कहा था सैटरडे को आना। ओहो, मेरे तो दिमाग से निकल गया यार। एक बार बताओ, कल नहीं हो पाएगा? पॉलिसी लैप्स हो जाएगी सर, ऊपर से फाइन, एप्लीकेशन, फिर ऑफिस के 10 चक्कर अलग से। बहुत माथा बच्ची है सर। आपके पास थोड़ी ना इन सब के लिए टाइम होगा। अभी 10 मिनट का काम है, डॉक्यूमेंट ले आइए, बाकी मैं कर देता हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं देखता हूँ। पानी ठंडा कुछ चाहिए तो फ्रिज से निकाल लेना। डॉक्यूमेंट्स की फाइल जहां होती थी वहां थी नहीं। वैभव ने पूरी अलमारी छान मारी,
सारे दराज, लॉकर, सब कुछ कहीं नहीं मिली। पहले उसने सोचा रिद्धिमा का वेट कर ले, पर ऑफिस का इतना सारा काम अभी बाकी था, पता नहीं वो कब लौटे। और मंदिर गई थी, मोबाइल पे फोन करना नहीं चाह रहा था। उसने परेशानी और झुंझलाहट में सारी चीजें बिखेर डाली। फिर उसकी नजर कपड़ों वाली अलमारी पे गई। उसका पल्ला खोलते हुए उसने सोचा शायद रिद्धिमा ने डॉक्यूमेंट्स की फाइल यहां रख दी हो। पतलून, कमीज, साड़ियों और दुपट्टों के बीच उसने ढूंढना शुरू किया। सबसे नीचे की रैक पर बिल्कुल अंदर की तरफ कुछ पुरानी साड़ियां रखी थी। उनके पीछे लाल रबर बैंड लगा कागजों का एक बंडल था। वैभव को लगा जैसे रिद्धिमा ने कागजों को फाइल से निकाल के ऐसे रख दिया होगा। उसने बंडल बाहर निकाला ही था कि उसमें से लिफाफों की एक गठरी फर्श पे जा गिरी। तभी बाहर से गोविंद की आवाज आई, फाइल मिल गई सर, यहीं फ्रिज के ऊपर रखी थी। वैभव पलट के जाने वाला ही था कि तभी उसकी नजर लिफाफे में से झांकती एक चिट्ठी पे पड़ी। उस पे लिखा था, डियर चांद। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। इंश्योरेंस एजेंट गोविंद को रवाना करके वैभव बेडरूम में लौट आया। उसके सामने फर्श पे कई सारी चिट्ठियां बिखरी पड़ी थीं जो किसी वजह से पोस्ट नहीं हो पाई थीं, जो रिद्धिमा ने लिखी थी किसी चांद को। वैभव ने एक चिट्ठी उठा के पढ़ना शुरू किया। उस पे 5 महीने पहले की तारीख थी। डियर चांद, आज थोड़ा लेट से आना, डॉक्टर के पास जा रही हूं, तबीयत थोड़ा खराब है। फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, हल्का सा बुखार है बस। फिर दूसरी चिट्ठी, डियर चांद, आज माँ से फोन पे बात हुई, पूछ रही थी मैं कैसी हूं। मैं ठीक हूं, अच्छी हूं, खुश हूं, है ना चांद? बिजली के खंभे में फंसी वो सतरंगी पतंग दिखती है तुमको? वो पतंग उड़ना जानती है, उड़ना चाहती है, पर देखो ना कैसे उसकी डोर एक मतलबी तार से उलझ गई है। या फिर शायद वो उड़ उड़ के थक गई होगी, इसीलिए खंभे के सहारे थोड़ा सुस्ता रही है, थोड़ी सांस बटोर रही है। क्या वो खुश है? पर कभी कभी मैं सच में खुश होती हूं जब तुम मेरे साथ होते हो। क्या तुम मेरे साथ हमेशा नहीं हो सकते? ये दीवारें जब मौत की जबान में फुसफुसाती हैं तो मैं तुम्हारी आहट सुनना चाहती हूँ। ये घड़ी जब पूरे पूरे दिन टिक टॉक की रट लगाए मुझको चिढ़ाती रहती है तो मैं तुम्हारी खामोशी से अपने कानों को ढक लेती हूँ। जब रातों को मेरी नींद मुझसे रूठ कर मुंह फुलाए कोने में बैठी रहती है तो तुम ही तो हो जो उसको बहला फुसला कर मेरी आंखों में सुलाते हो। तुम ही तो हो जो हर रोज सूरज के उगने से पहले मेरी तन्हाई की गठरी अपने सर पे लादे उसको समंदर के उस पार फेंकाते हो। शाम ढले टिमटिमाते तारों का दिया बनकर तुम ही तो हो जो मेरी गलियों को रोशन करते हो बार बार। क्या तुम मेरे साथ हमेशा नहीं हो सकते? वैभव को भरोसा नहीं हो रहा था। इतने दिनों तक ये बातें उससे छुपी रहीं। उसने कांपते हाथों से एक और चिट्ठी उठा ली, डियर चांद, वैभव मुझसे नाराज है। मैं भी उससे कुछ नहीं बोली। पता नहीं कब सब कुछ बदल गया। वैभव शुरू से तो ऐसा नहीं था, या मैं ही उसको समझ नहीं पाई। आजकल तो लगता है जैसे उसको हर दिन किसी को साबित करना होता है कि देखो मैं कितना कामयाब हूं। 6 फिगर वाली सैलरी, चमचमाती गाड़ी और उससे भी चमचमाता फ्यूचर। पर जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां बड़ी मगरूर होती हैं। उनकी कदर ना करो तो मुंह फेर लेती हैं। आज हमारे पास सब कुछ है या फिर कुछ भी नहीं। मैं चुप रहने की कोशिश करती हूं, पर जब सहा नहीं जाता तो लड़ पड़ती हूं। कम से कम इसी बहाने थोड़ी बातचीत हो जाती है। एक दूसरे के ना होने का धुंधला सा फर्क नजर आ जाता है। जिंदगी तसल्ली देती है कि वो आसपास ही है, शायद कैलेंडर के पन्नों की सरसराहट में या फिर सामने दीवार पे टंगी मोनालिसा की अजीब सी मुस्कुराहट में। तुमसे बात करती हूं तो शब्द अपने आप कविता का रंग ले लेते हैं। तुमने मुझे कवि बना दिया है मिस्टर चांद। चलो बाकी बातें कल मिलके होंगी। गुड नाइट। रात भर जग के पहरा देना मेरे सरहाने पर। तुम्हारी रिद्धिमा। इतना पढ़ के वैभव उठ खड़ा हो गया। चहलकदमी करते हुए पसीने से तर वो कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था। गुस्से और बौखलाहट के मारे उसकी सांसें फूल रही थीं। अब उसको सारा माजरा समझ आ गया था। जर्मनी से लौटने के बाद जो बदलाव उसने रिद्धिमा में देखा था उसकी वजह यह थी। न कोई शिकायत, न कोई कहा सुनी, और हो भी क्यों, वो तो खुश थी अपने चांद के साथ।
और शायद यही बात वैभव को सबसे ज्यादा चुभ रही थी कि वो खुश थी, वैभव के बिना भी वो खुश थी। वैभव ने ठान ली, किसी भी हालत में उसको पता करना था कि ये मिस्टर चांद है कौन। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। रिद्धिमा को मंदिर से लौटे कुछ 15 मिनट ही हुए थे। वो ड्राइंग रूम में बैठी सुस्ता रही थी। लाल रंग की मोटी सी एक किताब हाथ में लिए वैभव अंदर आया। कुछ देर तक वो रिद्धिमा को घूरता रहा, फिर वो किताब उसके सामने मेज पे पटकते हुए बोला, कुछ छुपाने की कोशिश भी मत करना, मुझे सब पता चल चुका है। बस इतना बता दो कि कितने दिन से चल रहा है सब। उसका हर लफ्ज इतना सर्द, इतना तेज था कि रिद्धिमा अंदर तक दहल गई। हाथ में पानी का ग्लास थामे वो कुछ पल को ठिठक गई। वैभव की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी शायद। ये मासूमियत और भोलेपन का ढोंग किसी और के सामने करना। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। रिद्धिमा एकदम सहम गई। वैभव ने जेब से 2-3 चिट्ठियां निकाल के उसकी ओर फेंक दी। वो उनमें से एक चिट्ठी उठा के पढ़ने लगी। उस लाल मोटी डायरेक्टरी के खुले हुए पन्ने की ओर इशारा करते हुए वैभव ने पूछा, इनमें से कौन है वो? मिलना चाहता हूं। रिद्धिमा ने देखा कुछ नामों के आगे लाल स्याही से निशान लगे थे। चांद प्रकाश, चांद सिंह, चांद मोहम्मद वगैरह। धीरे धीरे पूरी बात रिद्धिमा के अंदर धंसती चली गई। वो हंस पड़ी। वैभव उसको हैरान नजरों से देख रहा था। कभी कभी बदहवासी में इंसान सुध-बुध खो बैठता है। तकलीफ से, रंज से जब दम घुटने लगता है तो उस दर्द से उबरने को कोई चीखता चिल्लाता है, कोई पत्थर की मूर्ति बन जाता है। रिद्धिमा हंस रही थी, किसी छोटे बच्चे की तरह खिलखिला के, जैसे सदियों से कैद किसी पहाड़ी झरने को किसी ने एक झटके से आजाद कर दिया हो। वो रोने लगी। उस झरने में डूबकर, तैरकर रोती रही। फिर लड़खड़ाते कदमों से अंदर गई और एक कागज का टुकड़ा लाकर वैभव के हाथों में थमा दिया। ये उसी लिफाफे की गठरी में से एक ऐसी चिट्ठी थी जो वैभव ने पढ़ी नहीं थी। चांद, बचपन में सर पे हाथ फेरते हुए जब नानी गाती थी, चंदा मामा आओ ना, दूध बताशा खाओ ना, मीठी लोरी गाओ ना, बिस्तर में सो जाओ ना, तो सब कुछ भूलकर मैं तुमको देखती थी, तुमको पाना चाहती थी। ये जैसे कोई जादुई मंत्र था जिसको सुनते ही मैं अपने सारे दुख, सारी थकान भूलकर तुम्हारे साथ नींद के गांव पहुंच जाती थी। इस शहर, इस घर, इस मन के खालीपन से भागते भागते एक दिन मैं तुमसे टकरा गई अचानक। उस रात नानी ने जैसे फिर से मेरे कानों में धीरे से फुसफुसाया हो, चंदा मामा आओ ना, दूध बताशा खाओ ना। बरसों बाद किसी अपने से मिली थी मैं, जैसे मेरे मायके से कोई आया हो मुझसे मिलने। तुमने मेरी बातें सुनी, इस भीड़ भाड़ के शहर में अकेलेपन को अपनाना सिखाया, उम्मीद सिखाई। हर रोज आके मेरी खैर पूछ जाते थे तुम, जब किसी और को मेरे हाल से कोई मतलब नहीं था। मैं जी गई। फिर एक दिन मैंने तुमको अपने अंदर पाया, अपनी कोख में। चांद, मेरी औलाद, मेरा बच्चा। सोचा था ये सुन के वैभव बदल जाएगा, मेरे माथे को चूम के कहेगा, मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ, आज से ये सारी जिम्मेदारी मेरी, हम अब साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, तुम, मैं और हमारा नन्हा सा चांद। पर सब झूठ, सब फजूल, सब कुछ। वैभव ने अकेले ही फैसला कर लिया कि हम तैयार नहीं हैं। वो भाग गया हमको अकेला छोड़कर। मैं हार गई। मैंने आज अपने आप से तुमको अलग कर लिया चांद। मैंने आज अपना बच्चा गिरा दिया। वैभव के हाथ तिर तिर कांप रहे थे। उसका चेहरा उस खत की तरह जर्द पड़ चुका था। उसने नजर उठाकर देखा, रिद्धिमा अपना सूटकेस हाथ में लिए सामने दहलीज पे खड़ी थी। फ्रिज में प्रसाद और खीर रखी है, खा लेना। हैप्पी एनिवर्सरी वैभव। अपने पीछे दरवाजा खींचते हुए रिद्धिमा उस घर से निकल गई। एक बार मुड़ के भी नहीं देखा। हाथ में कागज का एक टुकड़ा थामे वैभव एकटक उस बंद दरवाजे को देखता रहा।
बस इतनी सी थी कहानी।